वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी, विचारक, लेखक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 28 मई 1983 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगुर गांव में हुआ था। सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन को भारतीय राजनीति और समाज के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन और योगदान आज भी भारतीय राजनीति, समाज और विचारधारा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वीर सावरकर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता दामोदर पंत सावरकर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। सावरकर का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां भारतीय समाज के सुधार और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना प्रबल थी। उनका बचपन बहुत साधारण सा था, लेकिन वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। सावरकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक में प्राप्त की। वे बचपन से ही एक बुद्धिमान छात्र थे और उन्हें भारतीय इतिहास, राजनीति और साहित्य में गहरी रुचि थी। इसके बाद वे पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने चले गए। उसके बाद सावरकर ने अब अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड का रुख किया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और भारतीय राजनीति में दिलचस्पी ली। इंग्लैंड में सावरकर का संपर्क कई क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से हुआ, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए कई क्रांतिकारी विचारों और सिद्धांतों को विकसित किया। इंग्लैंड में रहते हुए सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध किताब द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी। इस किताब में उन्होंने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास बताया और इसे अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक चुनौती प्रस्तुत की, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1957 की क्रांति को केवल एक साधारण विद्रोह के रूप में देखा था, जबकि सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चित्रित किया। इसी दौरान सावरकर ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन बन गया। उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था। सावरकर के नेतृत्व में इस संगठन ने कई क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कीं, जिनका उद्देश्य भारतीय समाज को जागरूक करना और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की भावना को प्रबल करना था। वीर सावरकर का जीवन केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा का था जिसने शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करते हुए भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 1909 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें कर्जन वायल्स की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अंडमान द्वीप समूह के सेलुलर जेल में भेज दिया, जिसे काले पानी के नाम से जाना जाता था। यह जेल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक ऐसा नरक था जहां हर दिन एक नई यातना थी, लेकिन वीर सावरकर ने इन सभी यातनाओं को झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। काले पानी की जेल में सावरकर को जिस कठोर शारीरिक काम में लगाया जाता था, वह न केवल शारीरिक रूप से अपाहिज कर देने वाला था, बल्कि मानसिक रूप से भी अक्षम्य था। सावरकर को हर दिन सुबह जल्दी उठकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें भारी पत्थर तोड़ने, लकड़ी काटने और अन्य श्रमिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था। इन कार्यों को वे बिना किसी आराम के और बिना उचित भोजन पानी के करते थे। कभी कभी उन्हें दिन भर इस तरह के कठिन कामों में व्यस्त रखा जाता था कि वे थक कर चूर हो जाते थे, लेकिन उनकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि ये शारीरिक कष्ट उन्हें कभी झुका नहीं पाए। सावरकर को जेल में सबसे कठिन जो यातना दी जाती थी, वह थी अकेलापन। उन्हें एकांतवास में रखा जाता था, जहाँ न तो कोई उनसे मिल सकता था और न ही उनसे बात कर सकता था। उनकी यह स्थिति मानसिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हर दिन अकेलेपन और अपने विचारों के साथ जीने का संघर्ष करना पड़ता। जेल के अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए यह कदम उठाया था। सावरकर के लिए यह अकेलापन एक चुनौती बनकर सामने आया, क्योंकि इसने उन्हें केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कठिनाइयों का सामना कराया। लेकिन सावरकर ने इस एकांतवास को अपने आत्मविकास और विचारों को स्पष्ट करने का समय माना। इस कठिन समय में उन्होंने अपनी स्वतंत्र राष्ट्र की इस विचारधारा को और पुख्ता किया और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाएं तैयार कीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने सावरकर पर कई बार दबाव डाला कि यदि वे अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और सशस्त्र संघर्ष को छोड़ देंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा,
लेकिन सावरकर ने इस प्रस्ताव को न केवल अस्वीकार किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वह कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मेरे लिए भारत की स्वतंत्रता से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है और मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूंगा। यह उनका दृढ़ संकल्प था, जिसने उन्हें कभी पीछे हटने नहीं दिया। सावरकर को शारीरिक रूप से भी काफी यातनाएं झेलनी पड़ती थीं। भारी भरकम काम, असमय भोजन और सही देखभाल न मिलने के कारण उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका मानसिक साहस और आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि उनकी लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। जब भी वे महसूस करते कि शारीरिक दर्द बढ़ रहा है, तो वे अपने विचारों और अपने उद्देश्य को याद करते हुए और मजबूत हो जाते थे। सावरकर के लिए काले पानी की जेल का यह समय एक तरह का आध्यात्मिक संघर्ष था, जहां उन्हें न केवल अपने शरीर से लड़ना था, बल्कि अपने मन को भी दृढ़ बनाए रखना था। उन्होंने इस समय का उपयोग न केवल अपनी मानसिक ताकत को मजबूत करने के लिए किया, बल्कि अपने सिद्धांतों को और स्पष्ट करने के लिए भी किया। सावरकर का एकांतवास कोई सामान्य अनुभव नहीं था। यह सिर्फ एक शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से एक गहरी घेराबंदी थी। उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाती थी कि उनका संघर्ष निरर्थक है, लेकिन सावरकर ने इस मानसिक उत्पीड़न को चुनौती के रूप में लिया। वे जानते थे कि उनके विचारों और संघर्ष की कोई कीमत नहीं अगर वे इस परिस्थिति के सामने झुक गए। उन्होंने खुद से वादा किया कि चाहे कितना भी दर्द हो, वे कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। उनका यह मनोबल इतना मजबूत था कि उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के बार बार दिए गए दबाव और प्रलोभनों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों को स्पष्ट किया और भारतीय समाज के लिए अपनी कई किताबें लिखीं। सावरकर ने इस दौरान अपने सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। 1924 में सावरकर को काले पानी से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उन्हें बंबई में 5 साल तक नजरबंद रखा गया। इसके बाद सावरकर ने भारतीय राजनीति में कदम रखा और हिंदू महासभा से जुड़ गए। वे हिंदू महासभा के प्रमुख नेता बने और उन्होंने भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए कई आंदोलन शुरू किए। सावरकर और महात्मा गांधी के बीच विचारधाराओं का भेद था। गांधी जी जहां अहिंसा, सत्य और शांति के सिद्धांतों पर जोर देते थे, वहीं सावरकर का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा और सशस्त्र संघर्ष अपरिहार्य था। सावरकर के अनुसार अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता थी, जिसमें सशस्त्र क्रांति भी शामिल थी। हालांकि गांधी जी और सावरकर के विचार अलग थे, लेकिन सावरकर ने गांधी जी के संघर्षों का सम्मान किया और उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों को समर्थन भी दिया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो एक विवादास्पद घटना ने सावरकर का नाम फिर से सुर्खियों में ला दिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और इस हत्या में सावरकर का नाम जुड़ने से एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि सावरकर पर गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उनका नाम इस घटना से जोड़ा गया, जिससे उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सावरकर के जीवन का अंतिम भाग विवादों और आलोचनाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके योगदान और विचारों को नकारा नहीं जा सकता। वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय राजनीति में प्रभावी रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब होता चला गया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर का निधन हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी विचारधारा और उनके योगदान को लेकर कई चर्चाएं होती हैं।